एडोब इंडिज़ाइन जो है वो मैगज़ीन या जो है टेक्स्ट कंपोजिंग का जो है वो सॉफ्टवेयर है। इसमें हम क्या करते हैं कि जितना भी आपके पास टेक्स्ट होता है मैगज़ीन के लिए, बुक्स के लिए, अखबार के लिए, जहाँ पे भी ज़्यादा क्वांटिटी में टेक्स्ट होता है उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हम इंडिज़ाइन यूज़ करते हैं। इंडिज़ाइन का जो पर्पज़ है वो ये है कि यहाँ पे आप लार्ज बुक्स, मैगज़ीन और इस तरह की पब्लिकेशन वगैरह हैंडल कर सकें या उसको डिज़ाइन कर सकें। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो इस तरह हैं कि अगर आप ये नोट करें कि जैसे ये वाला एक पेज है मैगज़ीन का, या इसके अलावा तो इसमें क्या है कि टेक्स्ट के साथ तस्वीरों को इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि वो इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट हो, देख के वो अच्छा लगे और पढ़ने के लिए वो इंटरेस्टिंग लगे। इंडिज़ाइन का जो फ़ायदा है वो इलस्ट्रेटर के मुकाबले में वो ये है कि यहाँ पे आप पेज नंबर और इंडेक्स और इस तरह की जो चीज़ें पब्लिकेशन में ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे अगर आपने एक हेडर फुटर बना दिया और वो कंटिन्यू आप चाहते हैं कि कंटिन्यू चलता रहे, वाटरमार्क की तरह कोई चीज़ आपने प्लेस कर दी और वो चाह रहे हैं कि सारे पेजेस पे आ जाए, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप उसमें। तो स्टार्ट करते हैं, इसको इंडिज़ाइन ओपन करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको जो है वो नई फाइल के लिए एक साइज़ देना होगा। यूनिट आपके पास अवेलेबल है, जैसे अगर आप इसको इंचज़ में कर लें, मिलीमीटर सेंटीमीटर में कर लें। हम इसको एक जर्नल साइज़ में रखते हैं, जैसे कि इंचज़ में जो है ना इसकी वेट 8 और हाइट 10, लेकिन बुक वेरी करती है, हम एक नॉर्मल साइज़ पे जो है वो चीज़ें बनाते हैं। और ओरिएंटेशन इसकी क्या है, पोर्ट्रेट। लैंडस्केप बुक ज़रा कम होती हैं, लेकिन हम जो है वो इसको पोर्ट्रेट बना रहे हैं। फेसिंग पेज क्या होता है? फेसिंग पेज होता है आमने सामने पेज जो होता है। जैसे अगर आपका अखबार होता है तो अगर आप देखें सेंटर से जुड़ा हुआ होता है, दोनों साइडों पे पेजेस होते हैं उसके। तो ये थोड़ा आसान रहता है प्रिंटिंग के लिए और बाद में फोल्ड कर दिया जाता है ताकि जो पढ़ने वाला है उसको भी आसानी हो, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर तो वो एक साथ नहीं पढ़ सकता, इसलिए फ़ोल्ड कर देते हैं। लेकिन प्रिंटिंग में आसानी इसलिए होती है कि बड़े पेपर पे एक साथ प्रिंट हो जाए। तो ज़्यादातर पब्लिकेशन जो होती हैं वो इसी तरह से होती है, बीच से बाइंड होती हैं, थ्रेड बाइंड हो या स्टेपलर हो, लेकिन बीच से जो है ना वो फोल्ड होती है। तो उसके लिए हम फेसिंग पेज यूज़ करेंगे। बाकी मार्जिन्स हैं, अगर आपको साइडों को छोड़ना है, जो कि लाजमी छोड़ना होता है, बिल्कुल एज टू एज पे प्रिंटिंग नहीं होती, इस वजह से हम इसको एज जो है ना वो 0.5 रखते हैं। लेकिन अगर आप इसमें चेंज करेंगे सारे तरफ से चेंज हो जाएगा। अगर आप इसका लिंक हटा दें तो अब जो है वो आप इसको एक तरफ से, जैसे टॉप से ज़्यादा करना है तो वो कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल चेंज हो जाएगा। हम इसको ये साइज़ लेके यहाँ पे पेजेस दिए हुए हैं, 5 पेजेस इनिशियल ले लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्टार्ट कहीं से भी ले सकते हैं, बाद में भी हम पेज जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और क्रिएट। इसका वर्क स्पेस और इंटरफेस इस तरह है कि लेफ़्ट साइड पे टूल बार है, राइट साइड पे हमारे पास पैनल्स हैं। अगर आपको पैनल्स कुछ ओपन करना है तो आपको विंडोज़ में जाके पैनल्स ओपन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वर्क स्पेस में कोई चेंजेस चाह रहे हैं कि अरेंजमेंट कुछ इस तरह हो जाए कि जैसे अगर आप रिव्यू कर रहे हैं या टेक्स्ट की अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो आप इनमें भी किसी पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एसेंशियल क्लासिक जो है वो डिफ़ॉल्ट ठीक है, इस पर आप इसको ही रखें। और अगर फिर भी कोई चेंजेस हो जाए, जैसे अगर मेरे पास ये स्विचेस बंद हो जाए या कुछ इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, तो आप विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस में आके अगर आप रीसेट एसेंशियल क्लासिक कर देंगे तो सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा जिस तरह से पहली दफ़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ था। इंडिज़ाइन जो है वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ये आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर जिन लोगों ने किया हुआ होता है कि वो उस जैसा सॉफ्टवेयर है। वेक्टर का मतलब ये होता है कि आप इसमें जो भी कुछ बनाएंगे वो आप किसी भी रेजोल्यूशन में प्रिंट कर सकते हैं, क्वालिटी हाई रहेगी इसकी। बेसिक शेप्स जो हैं वो ये हैं कि हमारे पास यहाँ पे सर्किल है। कलर चेंज करना चाहते हैं इसमें तो कलर आपके पास यहाँ पे टूल बार में दिया हुआ होता है। फिल कलर पे डबल क्लिक करेंगे, इसका कलर यहाँ से पिक कर लिए। जो ये वाला कलर है वो फाइनल कलर है, ठीक है। तो जो भी शेड आपको देना हो दे दें। जो लोग इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप के बैकग्राउंड से हैं उनके लिए अगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप उसको क्या करें, HSB इन्वायरमेंट में आ जाएं, तो आपको ये कलर जो स्पेस है वो बिल्कुल इलस्ट्रेटर फोटोशॉप जैसा ही मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या करते हैं, स्लाइडर से कलर पिक करते हैं और इस वाले बॉक्स से उसका शेड पिक करते हैं। यहाँ पे हम देखते रहते हैं और ओके जब करेंगे तो कलर इसके अंदर आ जाएगा। कुछ प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं वो स्विचेस में होते हैं। यहाँ पे हम अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं कि इस पब्लिकेशन में कितने कितने कलर यूज़ होने हैं, क्योंकि यहाँ पे कलर जो प्रिंटिंग होती है वो इस तरह होती है कि 1 कलर प्रिंट, 2 कलर, 3 और 4 और ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन जनरली जो है ना वो 4 कलर प्रिंटिंग में सारे कलर प्रिंट हो जाते हैं। गोल्डन और सिल्वर के लिए आप अलग से कलर ले सकते हैं या जो है वो
कोई कॉर्पोरेट कलर हो, जैसे कोक का कलर है या पेप्सी का कोई कलर है, तो आप अलग से प्रिंट करवा सकते हैं उसको, ताकि उसका कलर में ज़रा सा ही फ़र्क ना आए। वरना क्या होता है, ये सारे प्रोसेस कलर होते हैं, मतलब ये होता है कि 2-3 कलर मिला के फिर एक कलर बनता है, जिसकी वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि कलर मिक्सिंग में कुछ फ़र्क आ जाता है। तो कंपनी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, जो कंपनी के कॉर्पोरेट कलर होते हैं वो अलग से प्रिंट करवाते हैं, लेकिन यूजुअली 4 कलर प्रिंटिंग जो है वो नॉर्मल होती है। इसको जो है वो अगर मूव करना है, रोटेट करना है इसको, तो सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल से मूव कर लें। साइज़ छोटा बड़ा करना है तो कॉर्नर से इसको बड़ा कर लें, लेकिन अभी देखें ये स्ट्रेच हो रहा है, कंट्रोल Z कर देते हैं। अगर मैं इसको इक्वली करना चाहता हूँ तो शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे तो इक्वली चारों साइडों से बड़ा होगा। रोटेट करने के लिए कॉर्नर पे क्लिक करके रोटेट कर लेंगे, लेकिन सर्किल है तो ज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं यहाँ दूसरे ऑप्शन देख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है या पॉलीगॉन टूल है, इसको अगर आप यहाँ से भी कलर पिक कर सकते हैं। इसको अगर आप सिलेक्शन टूल से रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। इसी तरह पॉलीगॉन टूल। अच्छा, इन सारे टूल्स में आप अगर सिलेक्शन टूल से कर रहे हैं तो ये मूव होंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनके पॉइंट को सिलेक्ट करें, कैसे बाहर से ऐसे करके ड्रैग करें, तो ये वाले पॉइंट भी मूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको टोटल कस्टम शेप चाहिए होगा तो फिर आप पेन टूल की मदद से इसको बना सकते हैं। कोई भी कस्टम शेप पेन टूल की मदद से बन सकता है। इसके अलावा फ्री फॉर्म ड्राइंग के लिए पेंसिल टूल गिवन है। अगर आपको कोई एरो शेप या कोई भी शेप बनाना हो तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री फॉर्म ड्राइंग के लिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक छोटी एग्जाम्पल करके देखते हैं कि किस तरह से इसमें हम कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें हमें इमेजेस और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इमेज लाने के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल फ्रेम टूल से एक बॉक्स बना लेता हूँ कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर, यानी कि मैं पूरे पेज पे चाह रहा हूँ तस्वीर आ जाए, तो आपने एक कंटेनर बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। अब मैं यहाँ पे एक तस्वीर लाता हूँ, इसके अंदर कैसे आएगी, फाइल में जाएंगे, सिलेक्टेड होगा ये, और फाइल में जाने के बाद इसमें आके आप इसको प्लेस कर दें, तो जो भी तस्वीर होगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तस्वीर आ गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी तस्वीर बड़ी हो जाए, क्योंकि मुझे इसको ट्रेस करना है। तो मैं इसको जो है वो इसका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि इमेज जो है ना वही बड़ा जो है ना वो पिक कर लें, तो उससे भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस पर मैंने क्लिक किया तो देखें ब्राउन बॉर्डर आ गया। हमें पता है कि हमारी जो एज है वो हमने पूरे पेज की ली है अभी। तो ब्राउन बॉर्डर क्या करते हैं कि इस तस्वीर को छोटा बड़ा करने में हेल्प करते हैं। तो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस पूरे पेज पे जो है ना ये तस्वीर चाहिए। मैं इसको ट्रेस करके इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो ये आ गई मेरे पास। इसको मैं एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ ये कर सकते हैं आप कि इसको लेयर पे कर लें। जैसे लेयर क्या होती हैं, यहाँ पे देंगे पेजेस के बराबर में लेयर दी हुई होती है। तो लेयर से फ़ायदा ये होता है कि अगर ये आपको किसी वजह से ये ख़तरा हो कि ये मूव हो जाएगी, तो आप ये कर सकते हैं कि इस लेयर को आप लॉक कर लें। आइज़ के बराबर में ऑप्शन दिया होता है, यहाँ से लॉक हो जाएगा ये। तो अब ये है कि इसको आप मूव नहीं कर सकते। हम एक नई लेयर बनाते हैं ताकि इसमें वर्किंग हो सके, क्योंकि ये वाली लेयर तो लॉक हो गई, अब इसमें वर्किंग नहीं हो सकेगी। नई लेयर पे आके और इस पर हम जो है पेन टूल की मदद से वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक है, जिसकी वजह से इशू ये है कि आपको नज़र नहीं आएगा। तो मैं इसकी आउटलाइन कलर पे डबल क्लिक कर लेता हूँ और इसमें कोई से भी कलर, कोई भी कंट्रास्ट में कलर ले लेते हैं, ताकि आपको नज़र आता रहे कि कहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हैं। मैं पेन टूल की मदद से इसको कोई ड्रॉ करता हूँ। मेरे पास फिल कलर नहीं है, तो सिर्फ आउटलाइन कलर ही इसकी बनता चला जाएगा। यहाँ तक सीधी लाइन हो, सीधी लाइन पे आप खाली क्लिक कर देंगे। जहाँ पे कर्व आ रहा होगा वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको ड्रैग करेंगे। कहाँ देखेंगे, आप देखेंगे इस वाली लाइन को। ये वाली जो टेंजेंट हैं, ये जो है वो एक्चुअल लाइन नहीं है, ये सिर्फ कर्व को हैंडल करने के लिए होते हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई ख़राब भी हो जाता है तो आप उसको बाद में ठीक करेंगे, उस वक्त आप उसको छोड़ दें। बहुत बड़ा इसको ड्रैग नहीं करेंगे, वरना कर्व आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो एडजस्ट होना मुश्किल होता है। और बिल्कुल करीब करीब भी पॉइंट क्लिक नहीं करेंगे। तो ये एक थोड़ा प्रैक्टिस डिमांड करता है पेन टूल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कर्व जो है ना पीछे से होके आएगा।
मुझे यहाँ पे शार्प कट चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा और इस एंकर पॉइंट पे, ये सेंटर वाला पॉइंट, इस पर क्लिक करूँगा तो आगे का टेंजेंट हट जाएगा, मतलब आगे का कर्व ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे शार्प एज ही बनेगी। स्पेस बार से मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ पे लाके ख़त्म करूँगा तो लेकिन सर्किल बना हुआ आ जाएगा, इट मीन्स कि ये ख़त्म हो गया। अब हमें इस वाले लेयर का कोई, नीचे वाली लेयर का कोई काम नहीं है, इस वाले लेयर को ख़त्म भी कर सकते हैं या इसकी आइज़ बंद कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि अगर हमें कहीं ज़रूरत है तो इसको ठीक कर लेंगे। कौन सा टूल मैंने सेलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी चिन वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा शेप ठीक रहे। अब ये जो मैंने पूरा ये बनाया है, इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें टेक्स्ट लिखूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे देखिए, मैं जैसे ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आप नोट करें कि अभी टेक्स्ट टूल का जो आइकन है यहाँ पे वो स्क्वायर टाइप का है, लेकिन जैसे ही मैं इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आता हूँ ये क्या हो जाएगा, सर्किल। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहीं से भी कोई कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अभी मैं फ़िलहाल डमी कंटेंट लाता हूँ। टाइप में जाने के बाद फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, इससे क्या होगा, एक डमी का कंटेंट जो है ना वो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। और नहीं तो हम तो पूरा आर्टिकल ही कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन ये इस तरह आ गया। अब इसमें अगर आप नोट कीजिए कि लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो ये बराबर है, जबकि राइट साइड पे ये आगे पीछे आ रहा है। तो मैं इसका एक थोड़ा सा प्रीव्यू ले लेता हूँ। प्रीव्यू करने के लिए हम सिर्फ W प्रेस करेंगे तो आपको ये फाइनल नज़र आएगा, कि जिस तरह से फाइनल आपको प्रिंट होने के बाद नज़र आएगा वैसे ही नज़र आएगा। अब अगर आप नोट कीजिए कि इसमें बॉर्डर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये बॉर्डर नज़र ना आए, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके हमें याद है कि हमने जो है वो स्ट्रोक में कलर लिया था, स्ट्रोक का कलर भी ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ इसका हेड नज़र आए। लेकिन अभी भी अगर आप वही चीज़ देखेंगे, लेफ़्ट से बराबर है, राइट साइड से आगे पीछे है, तो इसके लिए हम विंडोज़ में जाएंगे, टाइप में जाएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ और टेक्स्ट। तो शॉर्टकट की ये है Ctrl-Alt-T, और Ctrl-T जो है उससे टेक्स्ट आ जाता है। ये दोनों ऑप्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों को स्टैक भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से क्लिक करके एक दूसरे के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करूँगा और इसका साइज़ भी छोटा करूँगा। जैसे मैं इसमें कोई सेरिफ फॉन्ट ले लेता हूँ, क्योंकि इसकी एजेस होती हैं, ये देखें इसकी एजेस हैं फ़ॉन्ट की, तो ज़्यादा रीडेबल नहीं होते ये वाले टेक्स्ट। तो हम इसमें से कोई सेंस सेरिफ बगैर एजेस वाला फ़ॉन्ट पिक कर लेते हैं, कोई सा भी। इसको सेलेक्ट करके फिर उसके बाद ये फ़ॉन्ट ले लेते हैं। और इसका साइज़ जो है टेक्स्ट का वो छोटा होना चाहिए। क्यों, अगर आप इसका छोटा साइज़ में टेक्स्ट नहीं लेंगे तो वो अच्छी तरह से अलाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 6 to 8 पॉइंट का आप फ़ॉन्ट लें। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके पास कंटेंट ज़्यादा हो, टेक्स्ट आपका छोटा होना चाहिए, फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा होना चाहिए। मैं यहाँ से टेक्स्ट को मज़ीद ज़्यादा कर रहा हूँ और इस दफ़ा अब आप देखें थोड़ा शेप आना बेहतर शुरू हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगेन कि राइट साइड पे ये बराबर नहीं है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके पैराग्राफ में आता हूँ और यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे जस्टिफाई। क्योंकि देखें अगर मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूँ तो अब टेक्स्ट जो है वो यहाँ से बराबर है, यहाँ से आगे पीछे हो गया। इसी तरह अगर सेंटर से कर देते हैं तो सेंटर से ये लाइन देखें बीच में आ गई है और दोनों साइडों से चीज़ें जो है ना अलाइन नहीं है। लेकिन जस्टिफाई करने से ये होगा कि अब दोनों साइडों से देखें, यहाँ से भी टेक्स्ट बराबर है और यहाँ से भी टेक्स्ट बराबर है। हाँ, ये वाली लाइन यहाँ पे जब चल के ख़त्म होती है यहाँ पे, ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि नई लाइन यहाँ से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कोशिश करें ऐसा टेक्स्ट हो जिसके अंदर ये लाइंस कम से कम हो, तो आपके पास और अच्छा जो है ना वो लुक आ जाएगा इसका। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारा जो शेप था वो प्रॉपर आ गया और इसके नोज़ वगैरह ठीक है। लेकिन अभी भी मज़ीद ये अभी भी 8 पॉइंट है, तो मेरे ख्याल में शायद इसको और अगर हम छोटा कर लें तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाए। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। इसमें एक चीज़, दो चीज़ें और ऐड करता हूँ। जैसे मैं इसको पिक करता हूँ, पिक करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके यूज़ करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन। इससे क्या होगा कि इसके कॉलम्स बन जाएंगे। मैं इसमें चाहता हूँ कॉलम आ जाए, Ctrl+V शॉर्टकट है। इसके हम 2 या 3 कॉलम बना लेंगे। तो आप देखिए कि ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। बीच में आपको स्पेसिंग अगर ज़्यादा लग रही है
तो इसमें ऑप्शन होता है गटर, इससे जो है वो आप इसका साइज़ कम कर सकते हैं। जैसे 1.6 है, मैं इसको 0.1 ही रख लेता हूँ, तो जो दो लाइनों के दरमियान स्पेसिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे लाइन टूल की मदद से सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। स्ट्रोक में आके, स्ट्रोक पैनल में आके यहाँ से हम कोई लाइन ले लेते हैं, डॉटेड लाइन ले लें, डैश लाइन ले लें, सर्किल बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं इस सर्किल को यहाँ पे रखता हूँ तो आप नोट कीजिए कि इस सर्किल के अंदर भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ कोई तस्वीर लगाता हूँ या यहाँ पे सिंपली एक कलर लिख के यहाँ पे ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि पीछे वाला टेक्स्ट तो छुप जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कुछ ऐसा हो कि टेक्स्ट जो है ना वो जैसे टेक्स्ट ऐसा हो कि यहाँ से लिखा हुआ आ रहा हो और फिर इसके हिसाब से वो टेक्स्ट आगे पीछे हो जाए, यानी कि इसके बीच में जो है ना वो टेक्स्ट लिखा हुआ ना आए, यहाँ पे बीच में टेक्स्ट ना लिखा हुआ है, इसके इर्द गिर्द जो है ना टेक्स्ट आगे पीछे हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि विंडोज़ और यूज़ करेंगे टेक्स्ट वॉर्प, और मैं थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। ये क्या कहता है कि वॉर्प अराउंड ऑब्जेक्ट शेप। इससे क्या होगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि अंदर का टेक्स्ट जो है ना वो क्या हो गया, बाहर आ गया। अब जितना भी कुछ है वो इस लाइन के बाहर बाहर है, यानी कि ये लाइन यहाँ से ख़त्म होके ब्रेक होके यहाँ पे आएगी, फिर लाइन ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे आ जाएगी, फिर उसके बाद तो हमारा टेक्स्ट कटेगा नहीं। इसके पीछे कोई तस्वीर लगा दें, कुछ भी कर दें, तो ये टेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा आपका। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा दूर हो जाए। तो उसके लिए फिर आप उसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टेक्स्ट दूर हो जाएगा। तो अब अगर इसका प्रीव्यू देखिए कि इस सर्किल से टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा दूर है, ठीक है। और बाकी जो लाइन जो जा रही है इसका हल यही है कि आप इसको या तो वाइट कलर कर लें या फिर जो है जो इसका ऑब्जेक्ट का कलर है वही रखिए। ये तो हमें पता चल ही गया कि टेक्स्ट जो है ना इसके गिर्द फ्लो कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो टेक्स्ट इसके पीछे नहीं है। मैं इसको यहाँ रख लूँ, यहाँ रख लूँ, कहीं भी रख लूँ, तो टेक्स्ट क्या होगा, रीअरेंज हो जाएगा। कोई भी शेप होगा तो आपको वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। आप दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं अगर इस वाले इमेज को देखूं तो इसमें क्या है कि आपका इमेज जो है वो राइट साइड पे प्लेस है, और करके दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे मैं इस वाले नीचे पेज पे आता हूँ, सेकंड पेज पे आ जाता हूँ। सेकंड पेज पे हम कुछ इस तरह की तस्वीर जो है वो ओपन करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरी है कि एक जो है वो हम एक कंटेनर बना लें। यहाँ से फ्रेम ऑप्शन में जाके हम एक तस्वीर के लिए एरिया डिफाइन कर देते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और तस्वीर आ जाएगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम सेंटर में क्लिक करेंगे तो इसके गिर्द ब्राउन जो है वो रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो जूम आउट करते हैं कंट्रोल माइनस, तो आप देखें कि ये बहुत बड़ी इमेज है, तो इसको हम कोने से जो है वो शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर लेते हैं, इक्वली छोटी हो जाएगी। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे पेज के हिसाब से देखेंगे कि पेज में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, डब्ल्यू प्रेस करते हैं, देखिए आपको पेज में ये ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये वाले बॉर्डर्स हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये वाला पेज के फोल्ड में आ जाएगा ना, स्टेपलर में आ जाएगा। तो हमारे पास अच्छा है कि हम कोने जो है ना उसको छोड़ के काम करें, तो हमारी तस्वीर यहाँ तक हो। ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो एज तक भी रख सकते हैं इस तस्वीर को, क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है वो मेन है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। हम एक सर्किल या पेन टूल से इसके ऊपर एक शेप बनाते हैं जो कि इस एप्पल के बराबर होगा, और इसके बाद हमें वही विंडोज़ में जाके टेक्स्ट वॉर्प और फिर यहाँ पे टेक्स्ट वॉर्प में आके थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये क्या करता है कि जैसा शेप होता है ना वैसे ही जो है ना इसको बना देता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जो है वो इससे दूर हो गया। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद और थोड़ा दूर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है ये। और अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूं तो प्रॉब्लम मुझे यही आएगा कि इसकी एक लाइन आ रही है। इस लाइन को ख़त्म कैसे करेंगे कि इसको सेलेक्ट करके इसकी आउटलाइन जो है उसको भी ख़त्म कर लेंगे। तो ये नहीं होगा कि सर्किल ख़त्म हो गया, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सर्किल एग्जिस्ट कर रहा है और सर्किल की वजह से ही टेक्स्ट जो है वो अरेंज हुआ हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे एक और आपको रेक्टेंगल बना के दिखा दूँ और इसको टेक्स्ट वॉर्प कर लेते हैं, तो देखें टेक्स्ट जो है वो इसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और ये टेक्स्ट, ये फ्रेम आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसका ना फिल है, ना स्ट्रोक है, ना ही कोई तस्वीर है इसके अंदर, लेकिन टेक्स्ट इसके हिसाब से अरेंज हुआ हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टेक्स्ट यहाँ तक आ रहा है, देन फिर टेक्स्ट यहाँ तक जा रहा है,
या यहाँ पे आने के बाद इसको 2-3 हिस्सों में टेक्स्ट है, या एक ही आर्टिकल जो है मुख्तलिफ जगह पे। ये एग्जांपल देख लीजिए कि इसके टेक्स्ट के पीछे कलर भी आ रहा है, फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज है, और पैराग्राफ जो है ना बॉक्सेस के अंदर अलग अलग कलर में वो जो है वो आ रहा है। तो आप इस तरह का कुछ लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं तो पहले टेक्स्ट बॉक्सेस बना लें। वो कैसे? टेक्स्ट बॉक्स आपने यहाँ से ऊपर से क्लिक किया, अगर मैं इसमें रखूँ तो मैं इसका एक पूरा टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ डमी टेक्स्ट अभी लिखूँगा, लेकिन याद रहे कि अगर पूरे पेज पे आप टेक्स्ट लिख देंगे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। आपको कुछ उसकी हेडिंग लगानी पड़ेगी या उसको पैराग्राफ में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तस्वीर लगानी पड़ेंगी, तब कहीं जाके वो अच्छा लगेगा। लेकिन खाली मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे और कुछ दूसरे पेज पे कुछ और डिज़ाइनिंग करता हूँ। जैसे यहाँ से मैं इतना एक बॉक्स बना लेता हूँ, फिर एक और बॉक्स बनाते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल हो, देन फिर अच्छा यहाँ पे देखिए कि ये यही वाला जो है वो सर्कल जो है ना पीछे जो है वो पिक कर रहा है इसको, जिसकी वजह से टेक्स्ट वॉल पर है। मैं नहीं चाह रहा कि ये आए, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हम कंप्रेस कर लेंगे कि ये उसी पेज पे रहे, अगले पेज पे ना आए। यहाँ पे बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। वो बड़े आर्टिकल की पहचान ये होती है कि अगर आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें तो देखेंगे कि ये प्लस आ रहा है, मतलब ये है कि टेक्स्ट अभी कंटिन्यू है, टेक्स्ट ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक। तो ऐसे ही होता है कि वर्ड की फाइल आ जाती है तो उसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उसको हमें एडजस्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले प्लस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया, देखें क्या हो गया, जो रिमेनिंग टेक्स्ट है वो मेरे कर्सर के साथ आ गया। अब चूँकि हमने क्या किया हुआ है कि टेक्स्ट बॉक्स बनाए हुए हैं पहले, तो मैं यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पे आता हूँ, देखें लिंक का निशान आ रहा है बना हुआ। मैं बाहर आता हूँ, लिंक ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे आता हूँ तो एक चेन का निशान बना हुआ आ रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, टेक्स्ट कंटिन्यू हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ इस प्लस पे क्लिक करते हैं, फिर इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट इसमें भी आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या हमें मिल रहा है कि अगर मैं इसमें कुछ चेंज, अगले पेज पे भी आ रहा है, कि अगर इस टेक्स्ट में कोई चेंजेस भी आ जाती हैं तो वो ब्रेक नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर जो है मैं यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, जैसे फ़ॉन्ट्स का साइज़ बड़ा कर देता हूँ या इसमें कुछ टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ तो वो आप ऑटोमेटिकली देखें, क्योंकि ये लिंक है तो जो मैं चेंजेस यहाँ पे कर रहा हूँ आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये नहीं कर रहा है कि यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा टेक्स्ट और फिर उसके बाद अगली लाइन आ रही है, यहाँ से ये कंटिन्यू, यानी कि यहाँ पे हमारी बात ख़त्म हो गई तो अगले पैराग्राफ में चला जाएगा, फिर अगले पैराग्राफ में, फिर उसके बाद कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार कट पेस्ट नहीं करना पड़ता है। एक दफ़ा आर्टिकल पेस्ट कर दिया और आपने लिंक करवा दिया, अब वो 4 पेजेस पे कंटिन्यूसली बॉक्सेस में आर्टिकल चलता चला जा रहा है। उसकी आप अरेंजमेंट कर लें, डिज़ाइनिंग कर लें, तो टेक्स्ट हमारा ब्रेक नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे इसके मैं कॉलम्स बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और इस पे जो है वो बैकग्राउंड कलर पे इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई कलर पिक कर लेते हैं, लाइट कलर, तो इसके पीछे कलर आ जाएगा। मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया था तो टेक्स्ट के पीछे कलर आया, लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस टेक्स्ट को टेक्स्ट टूल के ज़रिए सेलेक्ट करके अब अगर कलर चेंज करूँगा, जैसे मैं इसको वाइट कलर कर लेता हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि ये बिल्कुल जब फाइनल हो जाएगा तब आप करेंगे, क्योंकि अगर अब आपके पास चेंजेस आ गई कि यहाँ पे आके आपने कुछ इसमें चेंजेस कर दिए तो क्या होगा, ये वाइट कलर का टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। ये देखें अब क्या हो गया कि वो ब्लैक वाला टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो अब यहाँ पे आना शुरू हो गया और वाइट वाला टेक्स्ट नीचे जाना शुरू हो गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यह बिल्कुल फाइनल हो जाए तब आप टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करें। फ़िलहाल पहले स्टार्टिंग में इसका स्ट्रक्चर एडजस्ट कर लें, जब फाइनल हो जाए तो फिर चेंजेस कर लें। हाँ, टेक्स्ट का कलर का कोई मसला नहीं है, बैकग्राउंड के कलर का कोई मसला नहीं, क्योंकि ये बॉक्स तो यहीं पे रहना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अगेन कुछ इसमें चेंज, कलर चेंज कर लें या कुछ, यहाँ पे हम कोई तस्वीर लगा लेते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ नए पेजेस ऐड कर लूँ और जो है वो इसमें नंबरिंग कर लूँ, पेज नंबरिंग कर लूँ।
कि अगर मैं दोबारा से क्या करता हूँ, लेयर्स के बराबर में ऑप्शन में है पेजेस, इस पर आ जाऊँ और पेजेस में अगर आप नोट करें पेज नंबर 1 2 3 4 5 पेजेस हमने स्टार्टिंग में लिए थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर अगर आप नोट करें तो लिखा हुआ आ रहा है क्या, ए पेरेंट। ठीक, और ये यहाँ से भी नीचे से भी आ सकता है। अभी देखिए मैं कहाँ पे हूँ, पेज नंबर 1 पे हूँ। अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे क्लिक करके ए पेरेंट पे आ जाऊँ तो ये ऐसा पेज है जो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ आप प्लेस करेंगे वो सारे पेजेस पे आएगा, डमी के तौर पे या वाटर मार्क के तौर पे। कोई अगर आप लोगो लगा देते हैं तो सारे पेजेस पे आएगा, इसका हेडर या फुटर बना देते हैं तो सारे पेजेस पे आएगा, लेकिन ये पेज प्रिंट नहीं होगा। तो इस वजह से याद रखिएगा कि इस पर अपना आर्टिकल कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको, कि आपने यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख दिया, जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो सारे पेजेस पे टेक्स्ट आ जाएगा। और इसकी पहचान ये है कि आप या तो यहाँ डबल क्लिक कर दें और यहाँ से नीचे से भी चेक करें कि आप ए पेरेंट पे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये अच्छी तरह कंफर्म हो जाए कि आप ए पेरेंट पे हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसमें जो है वो आप चेंजेस करें। जैसे इसकी चेंजेस भी ख़ास तरीके से होती है और ये इसी तरह से फॉलो होगी जो मैं बता रहा हूँ। वो ये कि आप यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं, पेज नंबरिंग करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और टाइप में आएंगे, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, मार्कर, करंट पेज नंबर। टाइप, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, मार्कर, करंट पेज नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको ए लिखा हुआ आएगा, लेकिन याद रहे कि खुद से आपको ए नहीं लिखना, ये जो भी लिखा हुआ है वो आने दें। अगर आप खुद से ए लिखेंगे तो सारे पेजेस पे ए लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये हमने एक स्पेशल तरीके से लिखा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जब मैं पेजेस पे जाऊँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास फेसिंग पेज है, आमने सामने पेज है, तो जो कुछ इधर आएगा वही यहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी बना लेता हूँ तो एक ए इधर भी आ गया। ठीक है, जो हमने किया था ये कहाँ पे है, सब ए मास्टर पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पेज नंबर 5 पे आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ इस पर, तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 5 पे ऑटोमेटिकली पेज नंबर 5 लिखा हुआ है, 4 पे 4 लिखा हुआ है। हमने तो नहीं किया, हमने सिर्फ वहाँ पे एक तरीके से जो है ना वो ऑटो पेज नंबर डाल दिया था। तो ये यहाँ पे आपके पास नए पेजेस जो है वो जनरेट हो गए, 1 2 3 4। अब अगर इसमें मैं चाह रहा हूँ कि इसमें नए पेजेस ऐड कर लूँ, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो वही पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ नए पेजेस ऐड कर लूँ, 5 के बाद भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बीच में भी हम पेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 2 पे ये एप्पल है और उसके बाद ये वाले कॉलम बने हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि 2 के बाद 2 नए पेजेस आ जाएं। तो आप क्या करेंगे कि पेज नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे या यहाँ पे डबल क्लिक कर लें, देन लेआउट में जाएंगे, पेजेस में आएंगे और पेजेस में आप आएंगे इंसर्ट पेज में। इंसर्ट पेज पे आके यहाँ से कितने पेजेस चाहिए, जितने भी पेजेस चाहिए वो यहाँ पे ऐड करेंगे और ये देखें लिखा हुआ आ रहा है आफ्टर पेज नंबर 2, चाहे तो बिफोर भी कर सकते हैं। ठीक, और फिलहाल तो मुझे चाहिए 2 पेजेस चाहिए पेज नंबर 2 के बाद। तो देखें 2 के बाद 2 नए पेजेस आ गए, 3 और 4 जो एम्प्टी खाली, और जो पहले जो पेज नंबर 3 था अभी वो पेज नंबर 5 पे आ गया। ठीक है, तो हम 2 पेजेस ऐड कर सकते हैं, इसमें जितने पेजेस चाहें पेज ऐड कर लेंगे, पेज नंबरिंग कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये बाकी सॉफ्टवेयर में अवेलेबिलिटी नहीं है, उसमें फोटोशॉप वगैरह इलस्ट्रेटर में प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपका पेज नंबर चेंज हो गया तो आपको सारे पेजेस पे मैन्युअली बाद में चेंज करना पड़ेगा। जबकि इनडिज़ाइन में फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग इस तरह आ जाती है कि आप पेज ऐड सब्ट्रैक्ट करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी इसी तरह पेज आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं तो आप लेआउट में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे, डिलीट पेजेस करेंगे, तो जो पेज आप डिलीट करेंगे वो ऑटोमेटिकली बीच में से स्किप हो जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर आपकी कंटिन्यू रहेगी। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हेडर और फुटर जो है वो किस तरह से और अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखें यहाँ पे फुटर में एक पूरी स्ट्रिप बनी हुई है ब्लैक कलर की, उसके ऊपर वाइट कलर में ये लिखा हुआ है और इस तरह कुछ लिखा। हम भी इस तरह का कुछ फुटर बना लेते हैं। हमें क्या करना होगा कि मास्टर पेज पे आना पड़ेगा, पेरेंट पेज पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ए पेरेंट पे दोबारा चले जाएं, एक रेक्टेंगल टूल लेके ब्लू कलर ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ
कि टेक्स्ट तो अब नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको करेंगे अरेंज सेंड टू बैक, यानी कि ये जो टेक्स्ट है ये पीछे चला जाए, ये बॉक्स जो है ये पीछे चला जाए। इस टेक्स्ट में कोई चेंजेस करते हैं, ये तो पेज नंबर आ गया हमारा, ठीक है। इसमें भी हम कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर लें और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लें, कंट्रोल टी डिफरेंट फ़ॉन्ट पिक कर लें। देन फिर उसके बाद इसमें कुछ और चेंजेस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे सेपरेटर ऐड कर लेते हैं और जैसे देखिए ऊपर ये एक हेडर टाइप का बना हुआ है। अब ये क्या होगा कि जो भी आप ऊपर लिखेंगे वो सारे पेजेस पे आएगा। तो अगर आपको डिफरेंट रखना है तो सारे पेजेस पे, तो फिर आपको ना करें, सारे पेज पे अलग अलग करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है वो आप एक ये बना लेंगे तो सारे पेजेस पे आ जाएगा। हम एक हेडर भी बना लेते हैं। जो कुछ हमने बनाया है ये पूरा एज इट इज़, जो आपको लेफ़्ट पे होगा वही राइट पे भी होगा। ये पॉसिबल है कि अगर आप नहीं चाह रहे कि जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि ये जैसे इस तरफ है तो ये जो है इसके अपोजिट आ जाए, तो ये कर सकते हैं कि आप इसको जो है वो उठा के आप इस साइड पे जो है ना कर लें, ठीक है, ये पॉसिबल है। वरना ये भी सही है कि जो है वो इस पेज के शुरू में आ रहा है तो इस पेज के भी शुरू में आ रहा है, ठीक है। वरना आप इसको फ्लिप करवा दें कि ये इस तरफ आखिर में लिखा हुआ आ जाए, ठीक। या इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कि ये इसके कोने पे नज़र ना आए, ये इसके स्टार्ट में इस तरह नज़र आए। पेज नंबर 1 पे आते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे ऊपर हमारे पास हेडर लिखा हुआ आ रहा है, नीचे जो है हमारा मैगज़ीन का नाम लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। अगर मुझे एडिट करना है तो मुझे पहले ही पेज पे ये पेरेंट पे जाना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो ये सारे पेजेस पे जो है वो आ रहा है, इवन जो खाली पेजेस थे उस पर भी आ रहा है, पेज नंबर्स भी लिखे हुए आ रहे हैं और ये भी इस तरह सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, जितने भी पेज। अब मैं पेज ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, कुछ भी करूँ, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। तो ये डिज़ाइन करने के बाद इसको हम एक्सपोर्ट करना देखते हैं कि फ़ाइल में जाके किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको फ़ाइल में जाते हैं और फाइल में जाने के बाद जो है वो इसको एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सेव करेंगे तो वो इनडिज़ाइन की फ़ाइल सेव होगी, वो भी ठीक है। लेकिन अगर हम इसको PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाके डेस्कटॉप पे हम इसको कोई नाम डिफ़ाइन कर देते हैं और ये देख लें कि ये क्या है, प्रिंट में सेव हो रहे हैं, ठीक है। या फिर जो है वो इसको आप इंटरेक्टिव है, अगर आपको ऑनलाइन अगर आपको करना है तो वो कर सकते हैं। या जैसे यहाँ पे ये EPUB है, ये जो है अमेज़ॉन की जो है ना बुक्स वगैरह बनती हैं यहाँ पे। फ़िलहाल हम यहाँ प्रिंट में जो है ना उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये देख लीजिएगा कि ऊपर जो है ना वो हाई क्वालिटी प्रिंटिंग है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि प्रिंट में बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा, जितनी भी आपकी इमेजेस हैं वो हाई क्वालिटी में सेव होंगी। देन यहाँ से आपने डिफ़ाइन करना है कि कितने पेजेस चाहिए आपको। मुझे सारे पेजेस चाहिए, मैं ऑल पेजेस कर लेता हूँ, नहीं तो आप इसको डिफ़ाइन कर दें कितने पेजेस चाहिए। अगर आपको जो है ना वो ऑनलाइन PDF बना रहे हैं, इंटरेक्टिव PDF बना रहे हैं, जैसे अगर आपको टैबलेट के लिए या इस तरह ऑनलाइन उसके लिए बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करें कि बुक मार्क और हाइपरलिंक पे भी क्लिक कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो है वो अब बुक मार्क और हाइपरलिंक जो है ना वो जैसे इंटरेक्टिव टाइप के आ जाते हैं। जैसे अगर आप माउस लेके आएंगे तो क्लिक करेंगे तो वो पेज खुल जाएगा, ठीक है। और ये इसका अगर आप प्रिंट की बात करें तो इससे चेक लगाने से क्या होगा कि वो थोड़ा सा इटैलिक आ जाएगा, थोड़ा इसका साइज़ जो है ना, हमने यहाँ पे कोई हाइपरलिंक पूरा लिखा ही नहीं है। हाइपरलिंक ये होता है कि वो HTTP और :www और जो वेबसाइट का नाम पूरा होता है, तो वो किया ही नहीं है, इस वजह से हमें इसको नहीं लगा रहे, ज़रूरत नहीं है हमें इसको लगाने की फ़िलहाल। एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको। तो जो भी, अच्छा ये कह रहे हैं कि जो है ना यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है ना ऑफसेट है, मतलब ये कि टेक्स्ट अभी मिसिंग है, टेक्स्ट अभी जो है वो ज़्यादा है। जैसे अगर आप पेज नंबर 1 पे आते हैं तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखें यहाँ पे ये रेड प्लस आ रहा है, मीन्स ये बता रहा है कि ऑटोमेटिकली कि आपका टेक्स्ट अभी कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे अभी टेक्स्ट जो है ना और मज़ीद है, तो आपका टेक्स्ट कट रहा है यहाँ पे। तो फ़िलहाल हमने डमी टेक्स्ट रखा हुआ है तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वैसे ही अच्छा ऑप्शन है कि आपको पता चल जाएगा कि टेक्स्ट आपका मिसिंग तो नहीं है कोई इस तरह का। सेव करते हैं इसको और एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है।
एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर हम इसको डेस्कटॉप पे देख लेते हैं। ये वाली फ़ाइल देखिए हमारे PDF की सूरत में आ गई। PDF वीवर होगा या क्रोम पे ब्राउज़र पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। ऊपर आपका हेडर आ रहा है, पेज नंबर आ रहा है, देन हेडर आ रहा है, फिर उसके बाद जो जो कुछ आपने बनाया था वो उसी तरह से जो है ना वो पूरा बुक्स या मैगज़ीन की सूरत में कंप्लीट हो गया। इसका आप प्रिंट निकालना चाहें प्रिंट निकाल लें, ठीक है। तो जो लेआउटिंग या कंपोजिंग होती है टेक्स्ट की वो इस तरह से होती है।